हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको न्यूज इन शॉर्ट्स कल मैंने क्लास कंप्लीट कर दी थी। आज मैं आपको बड़े वाले आर्टिकल्स कंप्लीट कराऊंगा। इकोनॉमिक्स वाले सेक्शंस में 8 बड़े आर्टिकल्स हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ प्रीलिम्स के लिए, कुछ मेंस के लिए। तो वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे पहले वाले से, जिसमें लिखा है राज्य वित्त यानी स्टेट फाइनेंसेस की एक रिपोर्ट है RBI की। इसको समझेंगे कि ये क्या रिपोर्ट है, इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा जो है दूसरा वाला आर्टिकल जो है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ से प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में सवाल, एक बार प्रीलिम्स में भी बने हैं और 2-3 बार मेंस में भी सवाल बने हैं। तो इसको समझेंगे कि क्या है इसमें समस्याएं, क्या मुद्दे हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरी जो है आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे लिवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस, जो प्रवासी भारतीय हैं उनके फाइनेंस का किस प्रकार से, उनके वित्त का किस प्रकार से लाभ उठाया जाए। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है, उसको हम लोग समझेंगे। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ मेंस के लिए चीज़ें भी हैं। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। और इसके बाद जो है 5 आर्टिकल और बचेंगे, तो 2 क्लासेस और होंगी, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज ही जो है इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट करने की पूरी क्लास कोशिश करेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है वो स्टेट फाइनेंस पे है। सुर्खियों में क्यों रहा है? प्रीलिम्स के लिए एक बात आप जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ने, पहली बात तो इसी को मान लीजिए, रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त स्टेट फाइनेंस के बजट का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ अ बजट ऑफ 2023 एंड 24 इस शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट, यानी वर्ष में एक बार जो रिपोर्ट आती है उसको बोलते हैं वार्षिक। 6 महीने पर आएगी वो होगा अर्धवार्षिक। तो रिजर्व बैंक ने स्टेट फाइनेंसेस बजट का एक अध्ययन करके रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट की थीम यह है कि भारतीय राज्यों की राजस्व डायनामिक्स और राजकोषीय क्षमता इसका जो है इसका रिपोर्ट का थीम है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अच्छा, एक बात, 2-3 चीज़ें और भी हैं यहाँ पे, बार बार उसका यूज होगा शब्द का। शब्दावली ये है कि सकल राजकोषीय घाटा, ये जो है आप इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ेंगे आप तो ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट पढ़ेंगे, जानते होंगे इसको, बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे या समझेंगे। नेट फिस्कल डिफिसिट जानते होंगे, टैक्स बायोंसी जानते होंगे। तो ग्रॉस फाइनेंशियल डिफिसिट क्या होता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में टोटल एक्सपेंडिचर होता है, उसमें से जितनी हमारे रेवेन्यू की जो रिसिप्ट होती है, यानी रेवेन्यू की जितनी प्राप्तियां होती हैं, और प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी PSU को बेचा गया, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, किसी PSU सरकारी कंपनी को बेच दिया गया, उस पर क्या हुआ कि सरकार को शुद्ध मुनाफा होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए, और उसमें क्योंकि उसमें कोई लाइबिलिटीज नहीं होगी, कोई ऋण के देयता नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट होगा ये। ठीक है, इसी प्रकार से जो अन्य नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट होती हैं उसको जोड़ेंगे और राजस्व प्राप्तियों को जोड़ेंगे और उसमें से कुल व्यय में से घटा देंगे, तो क्या होगा, आपका सकल राजकोषीय घाटा होता है, ये प्राप्त होता है आपका। ठीक है, तो नेट फिस्कल डिफिसिट क्या होता है कि नेट फिस्कल डिफिसिट में जो केंद्र सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है उसको घटा दिए जाएंगे, तो यहाँ पे होगा नेट फिस्कल डिफिसिट। टैक्स बायोंसी क्या होता है? जब GDP 1% बढ़ती है, जब GDP में 1% की वृद्धि होने पे जो टैक्स का कलेक्शन वो भी अगर 1% से अधिक की वृद्धि हो तो उसे टैक्स बायोंसी बोलते हैं, यानी कर का उछाल बोलते हैं। ठीक है, टैक्स बायोंसी जो है आपका ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आपका जो मूल जो शब्दावलियाँ थी, जो कि इकोनॉमिक्स में, बेसिक इकोनॉमिक्स में चीज़ें होती हैं, तो वो थी। अब यहाँ ये चीज़ें शब्दावलियाँ यूज होंगी, तो रिपोर्ट की प्रमुख बिंदुओं पे थोड़ा नज़र डालते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो इस जो हेडिंग है उसको जान लीजिए, और ये वाला सब चीज़ें जो सेक्शंस हैं उसको जान लीजिए। टैक्स बायोंसी वगैरह ये सवाल पूछ देता है इकोनॉमिक्स, UPSC में पूछता है खास कर ये। तो ये है कि प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट, यानी यह है कि जो GDP की तुलना में बताया गया है कि विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के कारण जो GDP है उसकी तुलना में जो राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा का रेशियो है ना, राज्यों का GDP की तुलना में, मतलब आप थोड़ा देखिए, सकल राजकोषीय घाटा ऊपर बताया ना मैंने कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डिफिसिट प्लस जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, इससे प्राप्त होगा आपका ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट। तो इस ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट को GDP से तुलना किया गया है, तो ये क्या हुआ है, कम हुआ है राज्यों में। ठीक है, राज्यों में। अब क्या था कि 2020-21 में 4.1% था, जो 2021-22 में 2.8% हो गया। कमी की वजह क्या थी कि मतलब गिरावट की कमी, कि राजस्व का व्यय था, यानी जो एक्सपेंडिचर हो रहा था सरकार का राजस्व में, वो कम हुआ, और कर का जो संग्रह है, यानी राजस्व का जो संग्रह है वो बढ़ा। तो जाहिर सी बात है, जब संग्रह बढ़ेगा, कलेक्शन बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो कमी तो आएगी ही गिरावट में, क्योंकि यहाँ पे घाटा कमी होगा ना, फिस्कल डिफिसिट, ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट में। ये सीधे सीधे आपने फार्मूला समझ लिया। दूसरा बताया गया है इंक्रीज कैपिटल आउटले,
मतलब यह है कि सरकार क्या कर रही है, पूंजीगत परिव्यय में 42% की वृद्धि हुई है बजटीय अनुमान के अनुसार। पूंजीगत परिव्यय क्या होता है कि जिसमें एसेट का निर्माण हो, जिससे एसेट का निर्माण हो, अर्थव्यवस्था जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए, वो पूंजीगत, वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक सेवाओं में। इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी होती है वो क्या होती है कि वो बूम होती है, वो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से सर्कुलेट होने लगी। जिस तरह से अर्थव्यवस्था में जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या करता है, वो दुगुनी रफ्तार से सब चीज़ों को लौटाता है। मतलब जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसका दुगुना हमें मिलता है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो सरकार भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में 42% की जो राज्य की सरकारें हैं वो व्यय की हैं। ठीक है, तो वो जीडीपी का 2.9% है। अच्छा, राज्यों की जो टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है, यानी कुल बकाया है, जैसे कि मान लीजिए ऋण हो गया, ब्याज भुगतान करना है, तो वो क्या है कि कम होकर के जीडीपी के मतलब अनुपात में ऋण का बकाया या ब्याज का बकाया जो है जीडीपी के अनुपात में कम होकर के 27.5% हो गया, 31% था। ठीक है, क्यों हुआ है कि राजस्व का संग्रह बढ़ा है और व्यय जो है उसमें कम हुआ है, सुधार हुआ है। ठीक है, तो अभी हालांकि ये बताया गया है कि जो हमारा जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो जैसे कि राज्य का जीडीपी होता है ना, उसी तरह से स्टेट का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी तुलना में 30% से अधिक हो सकता है देनदारियां। अभी क्या है कि केंद्र सरकार जो है पूंजीगत यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है राज्य, उसको जो है 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। ठीक है, उससे क्या हुआ है कि जो राज्यों का ब्याज का जो भुगतान करने का बोझ होता था ना, मतलब कर्ज लेने पे, वो कम हो गया। मतलब केंद्र सरकार अगर मान लीजिए कि आप कोई राज्य है, मान लीजिए कि यूपी है, यूपी क्या कर रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है, खूब सारे जो एक्सप्रेसवे बनाया गया, खूब सारे जो है यहाँ पे मंडीज का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो अगर ये जो है इस पे क्या होगा, केंद्र सरकार जो है बिना ब्याज का ऋण दे देगी, मतलब कर्ज देगी केंद्र सरकार। अब कर्ज बिना ब्याज का देगी कितने के लिए, 50 साल के लिए। 50 साल के लिए कोई मतलब ब्याज नहीं देना उस कर्ज पे। तो इससे क्या होगा, राज्य सरकार को फायदा होगा कि मतलब जो कर्ज का इंटरेस्ट पे करने में हमारा जो धन जाता था वो रुक जाएगा। तो ये भी इसी वजह से जो है लाइबिलिटीज क्या है, कम हुई हैं। अच्छा, नेट मार्केट बोरोइंग, अब क्या है कि पहले जो है कि केंद्र सरकार उतनी मदद करती नहीं थी। ठीक, अब इसी वजह से क्या था कि राज्य सरकारों को बाजार से मतलब अपना जो है पैसा लेना पड़ता था, तो उस काफ़ी बढ़ गई थी। अभी जो है कम हुआ है, 90% से घट करके 76% हो गया है। ठीक है, 90% से सीधे घट के 76% हो गया। क्यों? क्योंकि केंद्र जो है राज्यों को ऋण की मात्रा में वृद्धि की है देने में, और इसकी वजह से जो है बाजार उधारी जो हो रहा था उसकी निर्भरता में कमी आई है। अभी टैक्स बैलेंसी आपने पढ़ा था ना, टैक्स बैलेंसी, तो जीएसटी लागू होने से कर उछाल हुआ है राज्यों में। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अधिक तरह से अनौपचारिक हो गई है। जीएसटी आपको पंजीकरण कराना जरूरी है, जीएसटी पे करना जरूरी है। तो औपचारिक तरीके से जो लोग कर संग्रह में पहले इन्वॉल्व नहीं थे, वो लोग भी जो है अब आकर के दे रहे हैं कर। इसे टैक्स कलेक्शन बढ़ा है और ये अर्थव्यवस्था का जो बेस है ना उसको मजबूत किया है। ठीक है, टैक्स बायोन्सी अब क्या है, अब ये जानते हैं कि जीडीपी के अनुपात में जो कर संग्रह होता है उसी को टैक्स बायोन्सी बोलते हैं। वही ना, 1% अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो 1% का टैक्स, मतलब अगर कलेक्शन बढ़े तो फिर वही आपका टैक्स बायोन्सी होगा। ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी एक बात यह है कि अभी क्या है, कमिटेड एक्सपेंशन, मतलब यह है कि कमिटेड एक्सपेंशन मतलब कि प्रतिबद्ध तौर पे जो व्यय करना है। जैसे मान लीजिए किसी को, जो सरकार, राज्य सरकारें जो हैं वो कर्ज लिए हैं, तो उसको ब्याज का भुगतान करना उसका जिम्मेदारी है, उसको जरूरी है करना। किसी को पेंशन देना है, प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च करना है, तो ये क्या है, जीडीपी के 4% रहने का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, अब एक बात चीज़ यहाँ पे आती है, इसको छोड़ दीजिए, एन.के. सिंह समिति की सिफारिशें, इसको हम लास्ट में देखेंगे, कब देखेंगे उसको बताऊंगा मैं आपको। यहाँ एक चीज़ समझिए, गैर कर राजस्व स्रोत के इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि टैक्स कलेक्शन, मान लीजिए कि जीएसटी से कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी लग रही है, सर्विस टैक्स लग रहा है, तमाम चीज़ के जो है ये इनकम टैक्स है, ये क्या है, आपके कर राजस्व स्रोत है। मतलब इसमें जो है टैक्स लगाएंगे आप तो आपको जो है यहाँ पे राजस्व मिलेगा। लेकिन दूसरा आता है कि बिना टैक्स लगाए कौन कौन से स्रोत होते हैं जो राजस्व की प्राप्ति करते हैं। तो कौन से हैं, खनिज, जैसे अभी कल का क्लास में बताया था ना, खनिज वाले के लिए बताया था, उसमें एक पोर्टल शुरू किया गया जिस पे खनिज वगैरह का सब जो है उसमें डाटा रहेगा, सब चीज़ प्राइमरी डेटा रखेगा वहाँ पे, कल ही क्लास में बताया गया है। तो खनिज जैसे जो प्राकृतिक संसाधन उसको सरकार लीज पे देती है, उसकी बिक्री करती है, तो उससे जो पैसा मिलता है वो आपका क्या होता है, गैर कर राजस्व स्रोत होता है। इसी तरह से सरकार जो है कोई असामाजिक आर्थिक सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, तो जो भी यूजर चार्ज लेती है, जैसे जो भी मान लीजिए कि सिंचाई का, बिजली मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं, बिजली का चार्ज आप किसको पे कर रहे हैं, फिर आप स्वास्थ्य देखभाल के लिए, शिक्षा के लिए, वानिकी के लिए, वन जीव संरक्षण के लिए जो भी यूजर चार्जेस हो रही हैं, मतलब जो यूज करेगा वो चार्ज देगा, वो भी गैर कर राजस्व का स्रोत है। लॉटरी, ये प्रीलिम्स में सवाल घुमा देगा, ये आप जान लीजिएगा। तो इसमें क्या ऐसे ऐसे सवाल स्टैटिक में पूछ देता है, स्टेटमेंट बना करके। लॉटरी भी आपका गैर कर राजस्व में आता है। लॉटरी निकलती है, उसमें टैक्स तो लगा नहीं दे सरकार लॉटरी पे, तो जो लॉटरी से पैसा मिलता है, जैसे कि आपको पेट्रोल पंप हो गया,
अनेक प्रकार की जो दारू जो दुकान होती हैं, सब ये सब शराब वगैरह वाले ठेका वगैरह, तो ये सब लॉटरी से होता है। तो ये जो है इससे जो पैसा मिलता है वो भी सरकार के खाते में जाता है, तो ये गैर कर राजस्व होता है। इसी तरह से पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है, स्थानीय निकाय होते हैं, उनसे जो उनको जो है अगर हम कर्ज दे रही है सरकार, तो उनको कर्ज देने से जो ब्याज मिलता है वो भी आपका गैर कर राजस्व होता है। तो ये आपने समझ लिया कि जो गैर कर राजस्व का स्रोत क्या है। तो चिंताएं जो बताई गई हैं ना स्टेट फाइनेंस में, उसमें सबसे पहले यही बताया गया है कि गैर कर राजस्व संग्रह का कम होना, मतलब जो ये चीज़ें आपने ऊपर देखा गैर कर राजस्व में, उसमें जो उसका संग्रह कम हुआ है 10 वर्षों की तुलना में 1% का अनुपात रहा है, मतलब ये जीडीपी की तुलना में। अब क्या है कि सिंगापुर, मिस्र और ईरान जैसे देश में ये अनुपात 10% से अधिक है। तो यानी हमारे यहाँ क्या है कि जो गैर कर राजस्व का स्रोत है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ये चिंता की बात है। अच्छा, विकास संबंधी जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कमी आ रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि शिक्षा में, खेल में, कला में, संस्कृति में, प्राकृतिक आपदाओं में यहाँ खर्च हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो शहरी विकास, कृषि और उनसे जो जुड़ी हुई अन्य गतिविधियाँ हैं या ग्रामीण विकास के लिए वहाँ हमारे बजट के आवंटन में कमी आई है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। दूसरी बात बताई गई है कि पुरानी पेंशन योजना जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत सारे राज्य डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो भी डिमांड करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को। बहुत सारे राज्यों में जो गैर विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू भी किया गया है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कई राज्य सरकारें एनपीएस को छोड़ करके अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ अपना रही हैं तो उससे उनका क्या होगा, वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। वित्तीय बोझ जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो उनको विकास की जो बढ़ावा देने वाली कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही थी, जो यहाँ पे बता रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह निर्माण में, उसकी क्षमता कम हो जाएगी। तो वहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होने से क्या होगा, आपका सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, लाइबिलिटीज जो हो रही हैं। इसी तरह से देखें तो अभी क्या है कि अनिश्चित राजकोषीय स्थिति, जैसे क्या है नॉन मेरिट गुड्स, सेवाएं, सब्सिडी, ट्रांसफर, गारंटी, इससे क्या होगा, राजकोषीय स्थिति पे बोझ पड़ जाएगा। अभी जो राजकोषीय सुधार हुआ है वो फिर बिगड़ सकता है। तो ये चिंताएं बताई गई हैं वहाँ पे स्टेट फाइनेंसेस में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सुझाव क्या दिया गया है, तो सुझाव ये दिया गया है कि आप देखिए कि गैर कर राजस्व में वृद्धि की जाए। जो आप बताया ना ऊपर, गैर कर राजस्व के जो स्रोत हैं, लॉटरी वगैरह, जितने सो मतलब पीएसयू पे कर्ज वगैरह देती हैं सरकारें, तो उन पे जो है उनको संग्रह बढ़ाई जाए। जैसे कि अन्य सार्वजनिक जो यूजर्स है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। रॉयल्टी और जो खान एसेट और मुद्रीकरण पे रॉयल्टी प्रीमियम बढ़ाया जाए, जैसे कि आपको जो खनिज संसाधन जो अलॉट होता है सरकार लीज पे देती है। अवैध खनन कारण जो राजस्व को नुकसान हो रहा है उसको कम करके खनन को जो है अवैध तरीके से ना होने दिया जाए, बिल्कुल उसको जो है वैध तरीके से हो जाए, जिसके लिए जीआईएस और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राज्यों को जो स्टेट फाइनेंसेस की जो रिपोर्ट होती हैं वो क्या करती हैं, राज्यों को फंड का ट्रांसफर का वो बताती हैं फार्मूला। तो अभी 16वें जो है वित्त आयोग का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से वित्त आयोग को बताया गया कि वित्त आयोग को ऐसे जो राज्यों को फंड ट्रांसफर करने की सिफारिश करनी चाहिए जो क्या कर रहे हो, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, विकास संबंधी योजनाओं में व्यय कर रहे हो, राजकोषीय स्थिति को मजबूत रख रहे हो, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हो, ऐसे राज्यों को अधिक फंड ट्रांसफर की जाए। इससे राज्यों में बेहतर आर्थिक स्थिति होगी। तो राज्यों में क्या होगा, अगर जिसको अधिक मिलेगा, अच्छा प्रदर्शन, मतलब प्रदर्शन आधारित अगर फंड ट्रांसफर होगा तो राज्यों में प्रदर्शन अच्छा करने की होड़ मचेगी, कंपटीशन होगा, तो प्रदर्शन वहाँ सुधरेगा। अभी क्या है, अभी तो जो है कि मतलब अनुदान उन्हीं राज्यों को मिलता है जिनका राजस्व घाटा जो है वो क्या है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार अगर मतलब ट्रांसफर कर देती है कैश, इसके जो मतलब कर संग्रह, उसके बावजूद भी वो अधिक बना रहता है, तो उनको अधिक मिलता है अनुदान। लेकिन वो गलत है, क्योंकि कंपटीशन ये कमजोर करता है और जानकर राज्य सरकारें जो है सुधार नहीं करती हैं। राजकोषीय क्षमता को बढ़ाया जाए, ठीक है। कर दक्ष प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए जो मतलब वित्तीय संसाधन उसका प्रभावी उपयोग हो, दक्ष बैंकिंग व्यवस्था और नकदी प्रबंधन की व्यवस्थाएं हो, और जलवायु कार्यक्रम के लिए जो है वित्त पोषण बढ़ाया जाए। उन राज्यों को सिर्फ मतलब प्रदर्शन आधारित आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है लक्ष्यों की दिशा में अच्छे कार्य कर रहे हैं। और इसी सही साथ साथ जो है हमें एनके सिंह समिति की सिफारिशें जो हैं हमें लिख लेनी है मेंस के आंसर में। ये आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, वैल्यू एडिशन, एनके सिंह समिति की सिफारिशें, क्योंकि केंद्र और राज्यों का जो इसमें बताया गया कि केंद्र और राज्यों का जो संयुक्त जीडीपी और ऋण का अनुपात है वो क्या करना चाहिए, 2030 तक हमें 60% लाना है, 2030 तक हमें 60% लाना है। इनके सिंह समिति की सिफारिश यह है कि जो हमें ऋण का, यानी जितना हम कर्ज ले रहे हैं और हमारी जितनी जीडीपी है उसके अनुपात में हमारा जो परसेंटेज है कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए 2030 तक। केंद्र के लिए 40 और राज्यों के लिए 20% की यहाँ पे सीमा निर्धारित की गई है, और अभी तो काफ़ी अधिक है हमारे यहाँ।
तो समिति ने क्या बताया है कि एस्केप क्लॉज का भी प्रावधान किया, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, आपदा जैसी स्थिति में राजकोषीय छूट दी जाएगी। पर आपको ये वाली लाइन आपको एकदम गांठ बांध लेनी है कि एनके सिंह समिति जो है ये बोलती है कि ऋण जीडीपी का अनुपात हमारे 2030 तक हमें 60% तक के लाना है, और ये 40% केंद्र, 20% राज्य। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाती है। अच्छा, राज्यों की फिस्कल कैपेसिटी क्या है? तो जैसे राज्यों की फिस्कल कैपेसिटी से मतलब यह है कि जो राज्य सरकार जो खुद के स्रोत से राजस्व प्राप्तियों के जरिए खर्च पूरा करने की क्षमता होती है उसी को स्टेट कैपिटल, फिस्कल कैपेसिटी ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो वर्तमान में क्या है कि राजस्व व्यय जितना राज्यों का होता है केवल 58% ही जो है राजस्व स्रोतों से वित्त पोषित करते हैं राज्य हैं। ठीक है, तो कम राजस्व क्षमता में बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना, उच्च शिक्षा स्तर होना, मुद्रास्फीति की दर कमजोर होना, भ्रष्टाचार कम होना, शैडो समानांतर अर्थव्यवस्था यानी कि जो पैरेलल इकोनॉमी चलती है जैसे कि जो ब्लैक मनी वगैरह वाली, इसका प्रभाव अधिक नहीं होना। तो इससे जो है हमारा प्रदर्शन राज्यों का बढ़ सकता है राजकोषीय क्षेत्र में। तो ये वाला पूरा आर्टिकल था। इसमें प्रीलिम्स के लिए आपको ये टर्म्स याद देखने हैं, ये रिपोर्ट की स्थिति देख लेनी है, इसका पूरा क्या बताया गया है बस। और यहाँ पे एनके सिंह समिति की सिफारिशें मेंस के लिए हैं और सब चिंताएं वगैरह जितना सब बताया गया है। अब आते हैं हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये हाल ही में क्यों न्यूज में रहा? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र 5वां संशोधन नियम 2023 को अधिसूचित किया। अब यह जो है नियम 2005 की जो सेज अधिनियम उसकी धारा 55 के तहत जो शक्तियां उसको प्रयोग करके अधिसूचित की गई हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र 5वां संशोधन नियम 2023 को अधिसूचित किया है। ठीक है, अब इसमें तथ्य क्या है? पहले तो आप समझ लीजिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या हैं, इसके बाद हम लोग सब चीज़ें समझेंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं। ठीक है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है एक क्या होता है? एक प्रकार का शुल्क मुक्त अधिसूचित क्षेत्र होता है। मतलब वह क्षेत्र जो है अधिसूचित हो, जिसको नोटिफाइड किया गया हो, कहाँ पे? शुल्क मुक्त हो, मतलब वहाँ कोई टैरिफ, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, व्यापार संबंधी गतिविधियों का संचालन वहाँ पे होता हो, और कर और प्रशुल्क के मामले में, ठीक है, कर और प्रशुल्क यानी टैक्स और टैरिफ के मामले में एक प्रकार का विदेशी क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट होती हैं उसके द्वारा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जो आपूर्ति की गई सभी वस्तुओं सेवाओं को भारत में आयात माना जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी जो निजी एजेंसी होगी, सार्वजनिक सेक्टर होगा, ज्वाइंट सेक्टर होगा, राज्य सरकार होगा, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी जो उसकी एजेंसियाँ होती हैं स्थापित कर सकती हैं। ठीक है, एसीजेड एक तरह से होता है। मान लीजिए कि आप सबसे पहले जो है कि आप ये समझिए कि कोई क्षेत्र है, ठीक है, उसको सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहाँ पे सिर्फ औद्योगिक गतिविधियाँ होंगी। ठीक है, कर प्रशुल्क नहीं लगेगा, मतलब एक प्रकार से वहाँ पे व्यापार के लिए मतलब इन सभी गतिविधियों के लिए जो है बहुत सारी छूट मिलती हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, अब क्या है कि भारत के अलावा चीन, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रूस जैसे कई सारे देशों ने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब स्थापित करने के लिए एक्ट कब आया था? 2005 आया था। उसके लागू होने के बाद मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नियम अधिसूचित हुए थे। 2006 में इसको नियमों को लागू कर दिया गया। अब क्या है, ये जो नियम है भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना प्रबंधन के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क देते हैं। अब इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, जो व्यावसायिक प्रक्रिया यानी कि जो हम व्यवसाय करते हैं, जो प्रोसीजर्स होता है उसको आसान बनाया गया है। अब साथ ही साथ अलग अलग विषयों पे केंद्र और राज्य सरकारों से मंजूरी के लिए विंडो क्लियरेंस की बात की गई है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो क्षेत्र होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जोन होते हैं। जैसे कौन सा होगा? एक होगा कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होगा, एक होगा फ्री जोन होगा, एक होगा इंडस्ट्रियल जोन एसेट होगा, दूसरा मुक्त व्यापार जोन होगा, मतलब बहुत सारे, मुक्त बंदरगाह होगा, शहरी उद्यम, ये कई सारे जोन होते हैं। जिसमें मान लीजिए स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन में स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, एसीजेड, इसमें समझिए कि ईपीजेड होता है एक, मतलब निर्यात, यहाँ से सिर्फ निर्यात होगा, फ्री जोन होगा, इंडस्ट्रियल एसेट्स होंगे, यहाँ पे एक फ्री ट्रेड वाला होगा एक, तो मुक्त बंदरगाह होंगे। ऐसे तमाम जो होते हैं क्या है, इसमें जोन होते हैं, बटे होते हैं अलग अलग प्रकार के। भारत में देखें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगभग कितने हैं? 276 हैं, 276 टोटल स्पेशल एसीजेड हैं। और कुल निर्यात यहाँ से जितना हुआ है वो कितना हुआ? 155 बिलियन डॉलर रहा है, बहुत बड़ा निर्यात होता है। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पे अभी यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे मेंस में खूब सवाल बना था, तो पहले हमने समझ लिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के होता क्या है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा विशेष प्रोत्साहन मिलता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इसकी इकाइयों को में विकास,
एक सेकंड क्यों हिल रहा है यार। विकास, संचालन और रख रखाव के लिए बिना शुल्क के जो वस्तुएं होती है उसका आयात होगा या घरेलू खरीद होती है, बिना शुल्क, बिना टैरिफ के लिए। मतलब मान लीजिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने कोई कंपनी खड़ा कर दी, अब उसके लिए जो है उसकी मरम्मत के लिए, कुछ रख रखाव के लिए एक जो है कोई मशीन चाहिए, तो अगर आप देश में भी खरीदेंगे, किसी देश, मान लीजिए अपने ही देश में खरीदे या बाहर से खरीदे, तो उसमें टैरिफ मुक्त होगा, ठीक है। उस पर सरकार, भारत सरकार टैरिफ नहीं लगाएगी, टैक्स नहीं लगाएगी। तो ये घरेलू खरीद होगी, चाहे आयात होगा, कहीं भी होगा तो, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को केंद्रीय बिक्री कर, सर्विस टैक्स और राज्य बिक्री कर से छूट दी जाती है। हालांकि अब तो सब जो है सारे टैक्स जो है इनफॉर्मल टैक्स थे, इनडायरेक्ट टैक्स थे, ये सब जो है जीएसटी में शामिल हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अब जानने के बाद क्या है कि एसीजेड में जो आपूर्ति होती है जो भी वस्तु में, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी वस्तुएं आपूर्ति की जाएंगी उस पर आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 2017 के साथ कोई कर नहीं लगाया जाएगा। आई मतलब जीएसटी लगता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ सिंपल से समझिए, एक होता है एसजीएसटी, सीजीएसटी अधिनियम के बारे में हमें पता था ना, हाल ही में संशोधन हुआ है उसमें, तो अभी हमने उस पर न्यूज एंड शॉर्ट्स में देखा था। उसी तरह से एक आईजीएसटी होता है, ठीक है। मतलब जो अगर आप कर्नाटक से मान लीजिए कोई सामान उठाते हैं और आप लाते हैं नोएडा, तो ये जो बीच का जो एरिया आपने मान लीजिए इस राज्य से खरीद के यहाँ पे लाया, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो आईजीएसटी जो लगता है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करने वाली वस्तुएं उस पर नहीं लगेगा। अच्छा, कई सारे जो एसीजेड इकाइयाँ उसको क्या है कि कई प्रकार की जो शुल्क हैं उससे भी लेवीज होती हैं, उससे छूट दी जाती है। केंद्र और राज्य स्तर पर सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था होती है। इस तरह से विशेष प्रोत्साहन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या, इसका उद्देश्य क्या था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्थापित करने का, कि हमें जो है अतिरिक्त तौर पे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है। मतलब हमें क्या करना है, आर्थिक गतिविधियां तो मान लीजिए चल रही हैं, पर हमें स्पेशल तरीके से उसको बढ़ाना है। वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात हमें बढ़ाना है, यानी इंपोर्ट हमें खूब ज़्यादा करना है, एक्सपोर्ट, निर्यात को बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर इतना छूट दे रही है सरकार, तो घरेलू निवेश भी अच्छा आएगा, विदेशी स्रोत से भी निवेश बढ़ेगा, तो निवेश को बढ़ावा देना है। इससे क्या होगा, रोजगार पैदा होंगे। अब रोजगार पैदा होगी, अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज बैठेंगी, तमाम प्रकार के और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं का विकास होगा, कहीं ना कहीं जो है अर्थव्यवस्था में इसका लाभ मिलेगा। तो इसका उद्देश्य मात्र यही था। तो हम लोगों ने समझ लिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे मेंस में सवाल पूछे तो उद्देश्य लिख देना है। प्रोत्साहन पे सवाल प्रीलिम्स में बन सकता है, तो इसको ध्यान देना है कि क्या क्या छूट मिलती है। आईजीएसटी से छूट मिलती है, लेवी से छूट मिलती है, सिंगल क्लियरेंस है, और बिना किसी मतलब कोई भी घरेलू खरीद होगी, आयात होगा, तो कोई भी शुल्क जो है नहीं लगेगा। किस लिए? विकास के लिए, संचालन के लिए, रख रखाव के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, ठीक है। ये बात आपने देख लिया। तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने अब जो है इसमें जो संशोधन किए नियम में, तो क्या संशोधन हुआ है वो देखते हैं। तो संशोधित नियम में जो सूचना प्रौद्योगिकी या मतलब आईटी सेक्टर के लिए या सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम जो सेवाएं हो रही हैं, उसके वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बिल्टअप एरिया है, मतलब जहां बन रहा है चीज़ें, बिल्टअप एरिया के जो एक हिस्से को नॉन प्रोसेसिंग एरिया घोषित किया जा सकता है, ठीक है, कि नॉन प्रोसेसिंग एरिया। लेकिन शर्त क्या इसके लिए रखी गई है कि ऐसे क्षेत्र को जो रियायतें मिली हुई थी उसका पुनर्भुगतान किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बात यहाँ पे है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो प्रोसेसिंग एरिया होता है उसमें क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक, और सेवा प्रदान करने संबंधी कार्य होते हैं। वहीं जो नॉन प्रोसेसिंग एरिया होती है उसमें क्या होगा, अवसंरचनात्मक, यानी कि जो अन्य चीज़ें सेवाएं जो होती हैं वो उपलब्ध करा, जैसे मान लीजिए कि सहायक अवसंरचनात्मक उपलब्ध कराया जाता है। अवसंरचना जैसे मान लीजिए कंपनी है, वो कोको कोला बनाती है, कोको कोला जहाँ बनता है वो क्या होगा, प्रोसेसिंग एरिया होगा जहाँ से बन रहा है, पर उसके जो मशीन के लिए मान लीजिए कि कुछ मशीन स्पेशल उसके लिए जो बनाई जाती हैं वो रखा गया हो, उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए कुछ चीज़ें कंटेनर रखी गई हो, तो वो क्या होगा, वो सहायक और संरचनात्मक एरिया हो जाएगा। तो नॉन प्रोसेसिंग एरिया वो होता है। तो नॉन प्रोसेसिंग एरिया जो होता है, और इसमें बताया गया है कि जो आईटी सेक्टर में जो बिल्डअप एरिया जहाँ बन रहा है उसको नॉन प्रोसेसिंग हम घोषित कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि जो हम लोग रियायत दे रहे थे उसका आप भुगतान कर दीजिए। सरकार यही मात्र बोल रही थी, ठीक। तो जिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नॉन प्रोसेसिंग एरिया घोषित करने के बाद जो बचा हुआ प्रोसेसिंग एरिया है वो क्या हुआ, कुल एसीजेड एरिया के 50% से कम या तय क्षेत्र कम होता है तो उसे नॉन प्रोसेसिंग एरिया नहीं बनाया जाएगा। ये यहाँ पे नियम बनाया गया है, ठीक है। तो बस आपको जान देना है कि आईटी सेक्टर वाले जो गतिविधियाँ थी उसमें जो है नॉन प्रोसेसिंग एरिया के लिए जो है ये बताने के लिए, जो कि मतलब हम लोग कर सकते हैं पर हमें पुनर्भुगतान करना पड़ेगा जो रियायतें दी गई थी। ये बात आपको बस ध्यान देनी, इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है।
अब क्या होगा कि इससे महत्व क्या है संशोधन का, कि इससे क्या होगा कि जो व्यावसायिक गतिविधियां उसको संचालन में आसानी मिलेगी, उदार बनाएगा। डेवलपर्स और व्यवसाय करने वाले दोनों को फायदा होगा। नॉन प्रोसेसिंग का जो उपयोग होगा, कई सारी नई कंपनियां व्यवसायिक तरीके से उपयोग कर सकेंगी। तो ये चीज़ें सब यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं मेंस की सबसे बड़ी जो यहाँ पे टॉपिक है, मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की चुनौतियाँ क्या हैं। अच्छा, इन चुनौतियों से कैसे लिखेंगे, बाबा कल्याणी समिति की सिफारिश एकदम समझ लीजिए, मेंस के लिए रामबाण है ये आपके। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि चुनौतियाँ क्या हैं। तो नीतियों में बहुत बार बदलाव हुए हैं। मतलब SEZ क्या है कि कानून तो लागू हुआ, लेकिन क्या हुआ कि प्रोत्साहन नहीं मिलने से गति उसकी धीमी पड़ गई। तो बहुत बार जो है नीतियों में बदलाव हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो SEZ की अवधारणा थी वो कमज़ोर हो पाई। ठीक है, बस इतना आप जान लिए। दूसरा जान लिए अप्रयुक्त भूमि। अब यह है पब्लिक अकाउंट कमेटी, कल बताया था ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में कल ही हमने डिस्कस किया था। तो 2021-22 की रिपोर्ट थी कि मतलब जो SEZ है उसके लिए जो जमीन आवंटित की गई है उसका 52% हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस अभी भी प्रभावी नहीं है। कई सारे जो निर्यातक हैं और जो मंजूरी देने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की और प्रक्रिया की जो समस्याएं हैं वो अभी भी बरकरार हैं। घरेलू बाजार में बिक्री की समस्याएं होती हैं, जैसे क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भीतर जो कार्य करने वाली कंपनियां होती हैं, शुल्क भुगतान पर ही जो भारत घरेलू उत्पाद बेच सकती हैं। अब क्या होगा कि जो मान लीजिए शुल्क भुगतान करेंगे तभी भारत में, तो बाहर उसको एक्सपोर्ट करना है, वो अंदर तो उसको इम्पोर्ट कर मतलब भारत में तो उसको बेचना नहीं है। तो उससे क्या होगा कि जो घरेलू बाजार है वहाँ पे उनके उत्पाद प्रभावित होते हैं। अच्छा, WTO का मानदंड जो उसके अनुरूप तो है नहीं। तो WTO का जो विवाद निपटान पैनल था 2019 में निर्णय दे दिया था कि जो निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए जो भारत की योजना है SEZ, उसमें क्या है, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स के तहत क्या कर रही है कि प्रतिबंधित सब्सिडी, यानी कि यहाँ पे इतना भी प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो कि प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती हो, तो उसका उल्लंघन करती हैं। तो भारत ने हालांकि इसको अपील भी किया है। तो ये समस्याएं हैं। अच्छा, अन्य समस्याएं हैं कि जो भूमि अधिग्रहण होती है उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कई सारे जो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। अच्छा, बहुत सारा होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो व्यावसायिक यूनिट होती हैं भारत की तुलना में बेहतर मतलब लाभ और व्यापार को देखते हुए बहुत सारे अलग देशों में रुख कर लेती हैं। अच्छा, बहुत सारे जो होता है कि भारत में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है विकसित राज्यों और शहरी केंद्रों के निकट हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र से छूते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ आती हैं। आप लोग मेंस में इसको बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से 3-4 आप लिख लीजिए, पॉइंट वाइज जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, बाबा कल्याणी समिति की सिफारिश हमें आगे करने क्या चाहिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशें, तो समिति ने बोला कि अनुकूल व्यवसाय का परिवेश बनाया जाए, इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ठीक, बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशों को एकदम नोट कर लेना है, इसको आपको मेंस के लिए एकदम रट जाना है। और इस बाबा कल्याणी समिति सिफारिशें अगर पूछे तो मेंस प्रीलिम्स में ध्यान देना इसमें कि आपको जो है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन संबंधित चीज़ें थी। इसमें हाई स्पीड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, व्यावसायिक सेवाएं, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और के लिए फाइनेंस करने के लिए प्रति अनुकूल परिवेश बनाया जाएगा। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में निर्यात पर ज़्यादा फोकस किया गया है, तो उससे क्या होगा, इसकी वजह हमें अधिक संख्या में रोजगार कैसे पैदा हो, आर्थिक समृद्धि कैसे हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बाबा कल्याणी समिति ने ये सिफारिश की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विनिर्माण के लिए, ठीक है, और सेवा सेक्टर के लिए। ठीक है, इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अलग अलग नियम और प्रक्रियाएं बनाई जाए। सबके लिए एक प्रक्रिया नियम काम नहीं करेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंफ्रास्ट्रक्चर विनिर्माण और सेवा सेक्टर के लिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यहाँ SEZ को अवसंरचना का दर्जा दिया जाए, मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने से क्या होगा, फंड जुटाने में मदद मिलेगी, लंबी अवधि के लिए कर्ज हमें मिल पाएगा। ठीक है, विवाद समाधान को बढ़ावा मिलेगा वाणिज्यिक कोर्ट में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में व्यवसाय चलाने से और यहाँ के निकास में डेवलपर्स को जो प्रक्रिया है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपनी आप आ रही है और वो जो है व्यवसाय अपना शुरू कर दी, पर उसको मान लीजिए 2 साल बाद निकलना है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत सारी इतनी प्रक्रियाएं, इतनी प्रोसीजरल्स हो जाते हैं, उसमें बाध्यताएं होती हैं कि उसको निकलने में बहुत अधिक परेशानी का सामना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कल्याणी समिति ने बोला इसको प्रक्रिया में छूट देनी चाहिए। अच्छा, ये भी ध्यान देना है कि अब ये बाबा कल्याणी समिति की 4-5 सिफारिशें थी, इसमें से 2 सिफारिशें लिख दीजिए, बात खत्म। प्रतिस्पर्धा को मतलब बढ़ाया जाए, ठीक है, इस तरह से रोजगार अवसर दे रहा है, अवसंरचना का दर्जा दिया जाए, अलग अलग नियम बनाया जाए। बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशें थी, इसको बॉक्स में बनाकर आप लिखेंगे मेंस में, तो ये आपको बेहतर रिप्रेजेंटेशन करेंगी आंसर्स का। ठीक है, अच्छा, दूसरा आते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो व्यवसाय करने वाली इकाइयाँ उस पर निर्यात करने की बाध्यता खत्म करनी चाहिए। ठीक है, मैंने सिर्फ हमें निर्यात करना है, घरेलू बाजार में भी उसको जो है अपने उसको स्थापित करने या उसको अपने सामान को बेचने के लिए, अपने आउटलेट्स को स्थापित करने के लिए छूट देनी चाहिए। अच्छा, ये भी आगे घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों में उत्पादों को सेवाओं और बिक्री का अनुमति देना चाहिए। अभी जो है
यहाँ ध्यान देना है कि आवंटित भूमि का पूरा उपयोग करने की उपाय जरूरत है। अभी बताया ना कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी थी उसने बोला लोक लेखा समिति ने 2021 की रिपोर्ट में कि 54% जो भूमि है वो खाली पड़ी है, यानी आधा से अधिक हमारी भूमि खाली पड़ी। तो उससे अधिक क्या है कि हमें भूमि का पूरा उपयोग करना चाहिए। भूमि उपयोग के लिए उदार नियम हो, औद्योगिक इनक्लेव्स बनाए जाएं, विशेष क्षेत्र का चयन करने के लिए जो बाध्यताएं उसको दूर की जाए। और यहाँ ध्यान देना है कि जो SEZ है वो तटीय आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली, मुंबई, औद्योगिक गलियारा जैसे आर्थिक क्षेत्रों का वर्गीकरण के आधार पर मौजूदा मॉडल को व्यवहारिक बनाने के मतलब यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है SEZ का उसको व्यवहारिक तौर पर पूरे देश में समान तौर पर बनाया जाए। इससे क्या होगा कि जो एक तरह से सेंट्रलाइजेशन हुआ, केंद्रीकरण हुआ है SEZ का सिर्फ विकसित राज्यों में या तटीय क्षेत्रों में, उससे क्या होगा, उस समस्या से दूर निजात मिलेगी। पूरे देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित होने से जो मतलब विकास है और संरचना का जो दर्जा मिल जाएगा, तो निवेश है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक भी उसका लाभ पहुंचेगा। अच्छा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो पॉलिसी है, पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं का एकीकरण करने से क्या होगा कि यहाँ ध्यान देना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और PLI जो स्कीम्स थी, ठीक है, पब्लिक लिंक इंसेंटिव, इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो अर्थव्यवस्था भारतीय जो कि आगे वो औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी। तो ये यहाँ पे कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशें भी हैं, उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। और ये 4-5 जो है मुद्दे थे। तो चुनौतियाँ समझना है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है कि भारत और चीन के बीच में तुलना, मतलब ये रोचक तथ्य एक तरह से है। इसमें आप लोग मेंस और प्रीलिम्स में तो पूछेगा नहीं इस पर, बट दिया तो देख लेते हैं कि चीन में क्या है। अब थोड़ा सा इसको आप आगे की राह में लिख सकते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू अगर हम पूछते हैं तो आप लोग जानते रहेंगे, तो सब चीज़ें जो है ये बोल सकते हैं कि चीन में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो बड़े आकार के हैं, सैकड़ों हेक्टेयर की ज़मीन में है, ठीक है। अब भारत में क्या है कि चीन के जितना जो है ज़मीन आवंटित करनी जाती है, भारत में जितनी आवंटित की भी गई है वो भी खाली है, 54%। अच्छा, दूसरी बताया गया है 52%। अब स्थिति क्या है कि चीन के जो ज़्यादातर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तटीय क्षेत्रों और हांगकांग वाले जो व्यापार सुगम अवस्था में है, ठीक है। तो भारत में क्या है कि इस तरह की व्यवस्था को ध्यान रखा नहीं गया है। श्रम कानून जो है वो मतलब चीन में बहुत मतलब कड़े हैं, भारत में तो सब काफ़ी लूज है। हालांकि ये तो उसके मतलब शोषण की एक तरह की बात हो गई। और संरचना में देखा जाए तो मतलब चीन का जो है वो नवीनतम दूरसंचार नेटवर्क है, परिवहन है, अन्य चीज़ें हैं। भारत में ऐसा नहीं है। तो ये सब समस्याएं जो हैं देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। बाबा कल्याणी समिति और वहाँ NK सिंह समिति, 2 समितियाँ थी, याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। तो अभी आधे घंटे क्लास हो गई है। और अब इसके बाद नेक्स्ट वाले जो आर्टिकल होंगे वो 4-5 आर्टिकल बचे हुए हैं आज शाम वाली क्लास में, उन सबको भी जो ख़त्म किया जाएगा। तो आप लोग साथ बने रहें और एकदम रेगुलर आप लोग पढ़ते रहें। और मैगज़ीन हम लोग 24 तारीख तक ख़त्म कर देंगे, 24 फरवरी तक मैगज़ीन ख़त्म हो जाएगी। इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस था, जो IR था, इकोनॉमिक्स भी कल ख़त्म हो जाएगा, आज और कल में। और इसके बाद हम लोग जो है जल्दी से मैगज़ीन ख़त्म करके क्वेश्चन आंसर्स की कुछ तरफ जो है हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, हैंड रिटन नोट्स जो है टेलीग्राम पे दिए जा रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको डाउनलोड करके कई बार पढ़िएगा। उससे वहाँ से चीज़ें कुछ कवर हो जाएंगी। जो चीज़ें यहाँ छूटती हैं वहाँ हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।